जैसे ही क्लास 10th का रिजल्ट अनाउंस हुआ वैसे ही समझ में आ गया कि जो हमारा एक्सपेक्टेशन था 90% का वो तो टच नहीं हो पाया। इसकी जगह पे हमारा जो रिजल्ट आया वो 60, 70, 80% में ही जाकर रह गया। अब यहाँ पे ग्रेस मार्किंग नहीं मिला, मॉडरेशन पॉलिसी कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ, वो अब अलग बात है। मेन बात ये है कि हमारे पास ऑप्शन क्या बचा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन बचा हुआ है। पहला ऑप्शन कॉपी रीचेकिंग के लिए भेज देना कि मेरा नंबर इस सब्जेक्ट में कम बन रहा है, इसमें ज्यादा आने वाला नंबर, फिर जो रीचेकिंग का चार्जेस होगा वो जैसे ही आप पे करोगे तो आपका कॉपी वापस से रीचेक हो जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जो है कि क्या हम लोग सेकंड बोर्ड एग्जाम यानी कि इंप्रूवमेंट एग्जाम दे या फिर नहीं। मतलब इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो यही है, ठीक है। क्योंकि सेकंड बोर्ड एग्जाम को लेकर के यहाँ पे काफी डिस्कशन चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहिए, वहीं कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, सेकंड बोर्ड एग्जाम देने की जगह पे आपको 11th क्लास में फोकस करना चाहिए। तो हमें क्या करना है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, सेकंड बोर्ड एग्जाम हमें पता है इंप्रूवमेंट एग्जाम है। यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जाम देना है, वही 3 घंटे का एग्जाम होगा, वही आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, बस वापस से आपको अटेम्प्ट करना रहेगा, ठीक है। और इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एग्जाम देते हो तो आपको जो मार्क्स आएगा उसके बाद वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप उस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो तो आप अभी जो आपका कल रिजल्ट आया उसको भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, है ना। तो अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो इंप्रूवमेंट एग्जाम कुछ भी खराब नहीं है। अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो उससे कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन तब तक जब तक आप स्मार्टली अटेम्प्ट करते हो। जैसे मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है जिसको मैथ्स का सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है। अब यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो स्टूडेंट को। पहला स्टूडेंट क्या करेगा, पूरा एनसीईआरटी वापस सॉल्व करने बैठ जाएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाएगा, आरडी शर्मा आए सवाल सॉल्व करेगा। लेकिन वहीं पे दूसरा बच्चा क्या करेगा, कोई भी सेकंड बोर्ड एग्जाम का बुक उठाएगा और उसको सॉल्व करेगा, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब यहाँ पे दोनों स्टूडेंट क्लास 11th में है, लेकिन जो दूसरा बच्चा रहेगा वो काफी अच्छा स्कोर कर लेगा सेकंड बोर्ड एग्जाम में भी, और उसका क्लास 11th भी चलते रहेगा आगे, यानी कि उसको अपना इंप्रूवमेंट एग्जाम से कोई भी दिक्कत नहीं आएगा अपने क्लास 11th के प्रिपरेशन में, ठीक है। बाकी बुक का मैंने आपको पहले बता दिया है, ज्यादा बुक्स पे फोकस नहीं करना है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बेस्ट बुक बताऊं तो मेरे हिसाब से ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखो, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के बुक अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप ओजवाल का ये बुक परचेस करो, जो है मार्क बूस्टर बुकलेट। क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, आप सेकंड बोर्ड एग्जाम देने बैठोगे तो आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, है ना। अगर आपने तैयारी कर रखा है तब भी आपको रिविजन करना पड़ेगा। इसके लिए ये बुक बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें मात्र 30 से 40 पेजेस में ही कंटेंट दे रखा है। तो अगर आप हर दिन सिर्फ एक पेज ही सॉल्व करते हो क्वेश्चन, तब भी आपका आराम से रिविजन हो जाएगा और प्रैक्टिस भी आप कर लोगे इजीली। तो इस बुक का आप चेक कर लेना, मैं यहाँ वीडियो में टैग कर दूंगा। इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है, 200 रुपए है, तो यहाँ लिया जा सकता है इस बुक को। बाकी बात कर लेते हैं कि आपको कितने सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट मैक्सिमम हम लोग एग्जाम दे सकते हैं। अब देखिए, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैसा नंबर आया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ्स का नंबर केवल कम आया हुआ है, तो वो सिर्फ मैथ्स का भी एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपका 2-3 सब्जेक्ट का मार्क्स खराब आ चुका है, तब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहिए। और यहाँ पे जो आपका सबसे मेन प्रॉब्लम है, आपका जो सबसे मेन क्वेश्चन है कि क्या हमारा सेकंड बोर्ड एग्जाम की वजह से 11th क्लास वेस्ट हो जाएगा क्या, तो आपका बिल्कुल भी क्लास 11th वेस्ट नहीं होगा। इनफैक्ट आप दोनों जगह पे काफी अच्छा परफॉर्म कर लोगे। लेकिन यहीं पे अगर आप सिर्फ क्लास 10th का जो एग्जाम रहेगा उस पर फोकस करोगे, सभी बुक्स आपने रख लिया, आप सभी बुक्स सॉल्व करने बैठ गए, तो ऐसे तो यार नहीं हो पाएगा। आपका एग्जाम का रिजल्ट भी खराब आ जाएगा, इंप्रूवमेंट एग्जाम का भी, और साथ में क्लास 11th भी खराब चला जाएगा। इसलिए स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है, यानी कि हमने पहले पढ़ाई कर रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे हमें सिर्फ रिविजन करना है, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर से बचना। अगर बुक सॉल्व करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बुक बता दिया है, वीडियो में टैग भी कर दिया है, चेक कर सकते हो। बाकी अगर कोई आपको बोल रहा है कि नहीं सेकंड बोर्ड एग्जाम बिल्कुल बेकार है, नहीं देना चाहिए, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिल्कुल बेकार है, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। पहली बार आपके लिए सेकंड बोर्ड एग्जाम आया हुआ है, इससे पहले ये एग्जाम होता ही नहीं था। तो कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा क्वेश्चन आता है, किस टाइप से मार्क्स मिलते हैं, उसका आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ और अपडेट्स है जो सीबीएसई ने कल ही नोटिस डाला हुआ था, जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो ये है कि अगर आपने मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ले रखा है तो यहाँ पे आप मैथमेटिक्स बेसिक भी ऑप्ट कर सकते हो। यानी कि पहले जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था वहां पे आपने मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ऑप्ट किया था, लेकिन यहाँ पे सेकंड बोर्ड एग्जाम यानी कि इंप्रूवमेंट एग्जाम में अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आप मैथमेटिक्स बेसिक भी ऑप्ट कर सकते हो, मैथमेटिक्स बेसिक का भी एग्जाम दे सकते हो। डिफरेंस क्या है, स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर टफ रहता है, बेसिक मैथ्स का थोड़ा ईजी आ जाएगा, तो वहां पे क्या है, परसेंटेज और अच्छा आने का चांसेस ज्यादा रहेगा। बाकी यहाँ पे कुछ बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि सर मैंने जो पहला फेज का जो अपना फॉर्म स्टार्ट हुआ था फिल करना, जो आपका 16 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का चल रहा था फॉर्म का डेट, तो उस टाइम पे कुछ बच्चों ने एलओसी फॉर्म ऑलरेडी फिल कर दिया था, जहां पे मान लेते हैं कि उन्होंने मैथ्स और हिंदी सब्जेक्ट का एलओसी फॉर्म फिल कर दिया। लेकिन अभी रिजल्ट आने के बाद हिंदी में मार्क्स अच्छा आ गया, लेकिन मैथ्स और साइंस में मार्क्स खराब आ गया।
तो वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आप चेंज नहीं करवा सकते, आप वापस से चेंज करवा सकते हो सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी जिन बच्चों को फॉर्म का डेट नहीं पता है, एलओसी फॉर्म कब तक फिल करना है, तो वो आज 16 अप्रैल है, आज से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी और ये चलेगा 20 अप्रैल तक। यानी कि 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आप एलओसी फॉर्म फिल करवा सकते हो। 5 दिन टोटल टाइम है आपके पास। तो आराम से यहाँ पे आप सोचो समझोगे कि आपको कितने सब्जेक्ट का यहाँ पे इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है और फिर आगे जाके आप डिसाइड करो, उसके बाद ही आप एलओसी फॉर्म फिल करना। यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे गलती कर दोगे तो फिर यहाँ पे आप फंस जाओगे। और यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना कि आपका जो पर सब्जेक्ट का जो चार्जेस रहेगा ना, वो 320 रुपए रहेगा और ये चार्जेस इनसाइड इंडिया है। इंडिया के बाहर वाले जो देश है वहां पे चार्जेस ज्यादा लगने वाला है, ठीक है। तो कोई भी स्कूल में अगर आपसे 320 रुपीज पर सब्जेक्ट की जगह पे ज्यादा चार्ज करते हैं तो वहां पे आपको ज्यादा पे बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में सीबीएसई का जो नोटिस है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, वहां पे आप चेक कर लेना। पूरा जितना भी चार्जेस है वो वहां पे दे रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल भी सजेस्ट ये नहीं करूंगा कि आपको एग्जाम नहीं देना चाहिए। आप खुद से डिसाइड करो, खुद का नंबर देखो कि क्या आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम देने से ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या ही होगा, या तो मार्क्स इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा, है ना। बाकी इसके अलावा अगर आपको ये भी जानना है कि आप अपना कॉपिंग वापस से रीचेकिंग में कैसे भेज सकते हो या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम कब होगा, कौन सा डेट रहेगा, इस पे मैं वीडियो करूं, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, इसलिए भी मैं जल्दी से वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देने वाले हो या फिर नहीं, और साथ में इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना आगे आने वाले अपकमिंग अपडेट्स के लिए, ठीक है।